ये पूरा जम्मू कश्मीर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। इसीलिए आप देखते हैं भारत सरकार बार बार ये बोलती है कि पीओके हमारा है, कि पीओके हमारा है, और हम लोगों को लगता है पीओके बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा है कैसे, वो तो ना, पीओके हमारा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कोई नहीं साइन कर सकता था, बिकॉज दैट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी होगा। और ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो अभी किया, इसमें पानी नहीं कोई रोक सकता। अगर आपको ये पूरा पानी रोकना है, सपोज रोकना है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर अ लेमैन, टेहरी डैम को बनाने में हमें तकरीबन 12 साल लगे, और वो इस टोटल पानी का 1/4, मतलब अपने को 4 टेहरी डैम के बराबर बनाने पड़ेंगे, और तब हम पूरा पानी रोक पाएंगे, तब पूरा पानी रोक पाएंगे, वो भी तकरीबन 12 से 15 साल। 20 अप्रैल को ये खुल गया और 22 अप्रैल को ये कांड हुआ। अब 20 अप्रैल को जब ये खुला तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं उनको नहीं मालूम, देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टूरिज्म एंड द पुलिस। अगर टूरिज्म वाले बताते कि हमने ये इलाका खोला है टूरिस्ट के लिए, तो दिस पीपल वुड हैव गॉन एंड डिप्लॉयड। इसलिए आप देखते हैं कि यूट्यूब में वो जो औरतें बेचारी बोल रही हैं कि हम हमारे मर गए, कोई भी पुलिस वाला नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, होगा कैसे वहाँ पे? मतलब जो अपनी अपनी जगह पे होगा, पर उस मकसद से नहीं गया उधर, क्योंकि उनको देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ आप देखिएगा, उसी घर से कोई आंगनवाड़ी में होएगा, कोई पुलिस में होएगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई पोनी वाला भी होगा, और एक आतंकवादी भी। उस घर को वो जो मिलता है कि मेरा एक लड़का मुजाहिद है, मेरा लड़का जिहादी है, उससे उस घर को एक गर्व होता है कि मेरा लड़का इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मतलब जिसके ज़्यादा लठ उसकी ज़्यादा दम। सवाल ये है कि मालूम क्यों नहीं है, और ऐसे कैसे कि दुश्मन को मालूम है, ऐसे कैसे उनको मालूम। मतलब आपके बीच में कोई ऐसे लोग अभी भी हैं जो खबर दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं OGW, ओवरग्राउंड वोटर, स्लीपर सेल्स, ये सब हैं। ये जब तक भारत के अंदर स्लीपर सेल्स होंगे, जब तक भारत के अंदर OGWs होंगे, जब तक भारत के अंदर PFI जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ये होएगा। और एक तरीके से जनरल नैरेटिव जो आप देखते हैं, और जो मुशर्रफ बार बार कहते थे कि हम भारत के साथ जंग नहीं जीत सकते, पर हमारे जो मुसलमान हैं भारत के अंदर, वो हमारा ताकत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावत। आप सबको मालूम है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा तनाव है। हमने ये सोचा कि आज की स्थिति में आपको ये बेहतर कैसे समझाएं कि इस वक्त देश की क्या स्थिति है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, भारत पाकिस्तान के ऊपर। इसीलिए आज हमने अपने कार्यक्रम में इनवाइट किया है ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, जब सियाचिन को भारत ने कब्जे में लिया था, उसके हीरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम समय में आप हमारे कार्यक्रम में आए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है संजय जी कि आज जो स्थिति है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आज क्या विकल्प हैं भारत के पास? वो कैसे सोच रहा होगा कि डिप्लोमेटिक जो कदम उठाए हैं उसके बाद हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं? ये बहुत एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अगर इतिहास देखें भारत और पाकिस्तान का, तो शायद हम लोगों को पता चलेगा कि कश्मीर जो है, वो जो जिस प्रकार से उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर बोलते हैं जुगुलर वेन, और सभी बोलते थे और सभी बोलते रहते हैं जुगुलर वेन, कश्मीर है, डिस्प्यूटेड एरिया है, UN में गए हैं, पर इसके पीछे जो है, अगर हम देखें, जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 थे मेन जो आज़ादी के बाद ना वो हिंदुस्तान में विलय लिया उन्होंने तुरंत, ना वो पाकिस्तान में उन्होंने विलय। और जूनागढ़ पॉपुलेशन हिंदूज मेजॉरिटी, और उनका रूलर मुसलमान,
जिसका वजीर जुल्फिकार अली भुट्टो के पिताजी, जी। हैदराबाद जो निज़ाम मुसलमान और सब्जेक्ट्स जो है मेजॉरिटी हिंदू, जम्मू कश्मीर मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स मुस्लिम और उनका महाराजा हिंदू। सो ये एक जो विडंबना है। और महाराजा हरि सिंह की पंडित नेहरू के साथ नहीं बनती थी जी। जिन्हा की शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं बनती थी। महाराजा हरि सिंह के माउंटबैटन से बनता था। तो ये आप समझ लें कि उस वक्त जब सब कुछ हो रहा है तो ये क्या स्थिति है। और आज़ादी बहुत जल्दी आई, कोई उन्होंने सोचा नहीं था। 1948 का वक्त था, उसको प्रीपोन किया माउंटबैटन ने 47 और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी। जो 15 अगस्त 1947 माउंटबैटन ने इसलिए चुना कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस दिन 15 अगस्त को जापान से सरेंडर लिया। तो उन्होंने कहा मैं 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करूंगा। उस आज़ादी के वक्त जब सब ये हुआ तो महाराजा हरि सिंह विडंबना में थे कि मैं भारत में विलय करूं, पाकिस्तान में जाऊं, दोनों देश में, या उनको लग रहा था कि मैं एक स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। और वो स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट के लिए कुछ हद तक ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। माउंटबैटन जो उनके दोस्त थे, उन्होंने दोनों ने कोर्स किया क्योंकि महाराजा हरि सिंह लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो ऑन रैंक ही वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये सब देखते हुए जब 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ, उस वक्त पाकिस्तान जो है, जिन्ना साहब ने सोचा कि वो ईद मनाने श्रीनगर पहुंचेंगे। और 27 अक्टूबर को जब हमारी फौज उधर पहुंची, जब सारे रास्ते जो है वो जो कश्मीर घाटी में जाते हैं वो आज की पाकिस्तान से होते हुए जाते हैं। हमारे यहाँ से एक ही रास्ता था जो बनिहाल के ऊपर से था। अब तो हम बनिहाल टनल से जाते हैं, उस वक्त बनिहाल के ऊपर से जाते थे। अब समय देखिएगा, 26 अक्टूबर बोल रहा हूँ, नवंबर में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। और तो उन्होंने सोचा जब तक पाकिस्तान आएगा पूरा इलाका लेगा, यहाँ से बर्फ पड़ेगी, भारत कट ऑफ हो जाएगा, कश्मीर उनका हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने जिन्ना को बोला आप ईद मनाने के लिए श्रीनगर आए, वो स्टेज फॉरवर्ड किया। ऐसे हालत में ये मानसिकता के साथ पाकिस्तान आज भी जुड़ा हुआ है। इसलिए उनके आसिफ मुनीर जो भी उनके चीफ रहे हैं वो बार बार कश्मीर 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 की बात करते हैं। और जब जिन्ना ने महाराजा हरि सिंह को बोला कि क्या आप हमारे साथ विलय करेंगे, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया कि जो आपको कीमत है आप इस पे भर दीजिए, आपको मिल जाएगी। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दस्तखत किया पाकिस्तान के साथ। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, भारत ने नहीं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, पाकिस्तान ने किया। उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनका नमक रोका, उनका तेल रोका, जो रास्ते तो वहीं से आते थे, सारा लॉजिस्टिक पाकिस्तान से कश्मीर आता था। और जब ये हुआ और जब इस तरह का माहौल पैदा हुआ, ऐसे माहौल में जब वो नहीं आ पाए, कबालियों को हम धकेला श्रीनगर और पूरा जो जम्मू कश्मीर है, ये पूरा जम्मू कश्मीर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। इसीलिए आप देखते हैं भारत सरकार बार बार ये बोलती है कि पीओके हमारा है, ये पीओके हमारा है। और हम लोगों को लगता है पीओके बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा है, कैसे? वो तो ना, पीओके हमारा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कोई नहीं साइन कर सकता था बिकॉज दैट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी होगा सिर्फ महाराजा ही कर सकता है या राजा ही कर सकता है। तो 562 छोटे मोटे बड़े राजा जो थे वो ही कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई शेख अब्दुल्ला नहीं दस्तखत कर सकते, जिन्ना नहीं दस्तखत कर सकते, सिर्फ महाराजा हरि सिंह कर सकते। जब कबालियों ने इस तरह की तो महाराजा हरि सिंह भारत आ गए और पाकिस्तान ने मार खाई। और पाकिस्तान के पास जो भी आज पोर्शन है 1/3 ऑफ द अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर जो उन्होंने पकड़ रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान का जो पीओके का इलाका है और एक आज़ाद कश्मीर का छोटा सा इलाका जो पुंछ को लगता है। तो ऐसे माहौल में आप समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान जन्मान से अलग अलग और लड़ाई के माहौल में शुरू है।
और 47 की लड़ाई, उसके बाद हुआ कराची एग्रीमेंट 1949, उसके बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट 1972, और उस शिमला एग्रीमेंट के द्वारा ये जो हम लोग बोलते हैं सीज फायर लाइन बोलते थे कराची एग्रीमेंट में, उस सीज फायर लाइन हुआ LOC। अब जब शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कहा कि हम हेल्ड इन अबेंस करेंगे क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी हैज हेल्ड इन अबेंस, तो बहुत अच्छी बात है। अब शिमला एग्रीमेंट के द्वारा उसमें दो ही बंदिशें आती हैं, एक कि पाकिस्तान इंटरनेशनल या किसी भी ट्राइपार्ट में नहीं जाएगा, मल्टीलैटरल में नहीं जाएगा, जो भी डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो भी अनबन है, वो दोनों म्यूचुअली रिजॉल्व करेंगे बायलैटरल। पर पाकिस्तान शुरुआत से ही शिमला एग्रीमेंट को कभी माना ही नहीं उन्होंने, और बार बार वो UN में इधर उधर हरकत करते रहते, हल्ला करते रहते, पाकिस्तान जो कश्मीर हमारा है, भारत ने कश्मीर पकड़, उनका ही नहीं। सो दैट फॉल्स प्रोपेगेंडा, और कई साल तक इसका साथ वेस्टर्न पावर्स ने दिया, कई साल तक। ब्रिटेन इज द बेसिक दिस थिंग, USA फॉर अ लॉन्ग टाइम कि भाई चलो डिस्प्यूटेड एरिया, इट इज नॉट डिस्प्यूटेड एरिया। डिस्प्यूटेड एरिया तब होता है जब कोई तो, ये तो हमारा है ना, इट इज ऑक्यूपाइड, दैट इज व्हाई वी से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दे हैव ऑक्यूपाइड, इट इज आवर एरिया। सो ऐसे इसमें जब अभी जो हुआ है पहलगाम में, पर पहलगाम से पहले जो हुआ उरी में, वी डिड सर्जिकल स्ट्राइक्स। आफ्टर उन्होंने दोबारा वो हरकत की पुलवामा में, वी डिड बालाकोट स्ट्राइक। जनरली जब हवाई जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते मतलब लड़ाई, नहीं तो जनरली फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बिंग आप जब करते हैं नहीं करते। पर बॉम्बिंग कहाँ हुई? बॉम्बिंग वाज इन POK विच इज आवर एरिया। सो हमने तो अपने ही इलाके में, क्योंकि उन्होंने पकड़ रखा है, हमने पाकिस्तान में बम्बार्डमेंट नहीं किया, वी बम्बार्डेड आवर ओन एरिया बिकॉज इट इज आवर एरिया। सो दैट पाकिस्तान नोज कि हिंदुस्तान जो कर रहा है लीगली वो ठीक कर रहा है, इसलिए वो बालाकोट है। अब जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, हम इनका अस्तित्व, इनको काल्पनिक तरीके से इनको पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हुआ। अभी पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ डिनायल और घबराहट, जो घबराहट अब पाकिस्तान में दिख रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहे आतंक जहां पर भी है उसको हम मारेंगे, आतंकियों को जो सपोर्ट कर रहा है उनको हम मारेंगे। पर पाकिस्तान में गड़बड़ और एक तरीके से बौखलाहट, हलचल, घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि दिस गिल्टी कॉन्शियस पिक द माइंड, चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान को लगने लगा कि है कौन, ये किसी के बरखिलाफ तो बात नहीं कर रहे, ये तो हमारे ही बरखिलाफ बात कर रहे हैं। और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया उरी के बाद 2016 में, इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक किया आफ्टर 2019। तो हो सकता है करेंगे। और ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो अभी किया, इसमें पानी नहीं कोई रोक सकता। अगर आपको ये पूरा पानी रोकना है, सपोजिंग कि रोकना है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर अ लेमैन, टेहरी डैम को बनाने में हमें तकरीबन 12 साल लगे, और वो इस टोटल पानी का 1/4 है। मतलब अपने को 4 टेहरी डैम के बराबर बनाने पड़ेंगे और तब हम पूरा पानी रोक पाएंगे, तब पूरा पानी रोक पाएंगे, वो भी तकरीबन 12 से 15 साल। टेहरी डैम में इलाका है, उसके बावजूद भी आप देखते हैं टेहरी डैम का असर कहीं ना कहीं, तो इट इज नॉट इजी तो डैम बनाना या एक। लेकिन जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, इसमें 1960 में हुआ, ये फैसिलिटेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, पंडित नेहरू और अयूब खान के बीच में 10 साल लगे। लेकिन मकसद देयर वाज वेरी नाइस, रवि, ब्यास, सतलज, 3 नदियां, ये 3 नदियां का पूरा पानी एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी भारत को, और इंडस, झेलम, चेनाब, इसका तकरीबन पानी जो है, सारा तो नहीं कहूंगा, पर यू कैन से 80% ऑफ द वाटर कैन फ्लो इनटू पाकिस्तान। भारत रन ऑफ द वाटर, रन ऑफ द रिवर के जो है चंदे का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है वो बना सकता है, तो वो बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन के लिए गया, आर्बिट्रेशन काउंसिल में गया कि भाई भारत ऐसे कर रहा है, हमारा पानी रोक रहा है, ये है वो, अभी से। पर उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया वो भारत के फेवर में दिया। अब 2016 में जब
उरी हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला कि हमारा जो रवि, ब्यास, सतलज का पानी है जिसको हम रोक नहीं पा रहे थे, और वो पानी तकरीबन मैं कहूँगा कि 80% हम इस्तेमाल कर पा रहे थे, पर 20% तब भी जा रहा था पाकिस्तान में। 2016 से लेकर आज तक कई ऐसे छोटे मोटे टनल्स, बांध, डाइवर्जन, कैनाल हिंदुस्तान ने बनाए, जिससे अपना जो पानी है इसका 96% पानी अब हम इस्तेमाल करते हैं। प्लस किश्तवाड़ में बगलिया डैम, दुलहस्ती डैम, ये जो चेनाब पर बने हैं, ये भी पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इज अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो ये पाकिस्तान को अगर हम, जैसे हम बोलते हैं कि सब बोलेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है, क्या होएगा? डैम तो बने नहीं, पानी तो जाएगा, हवा और पानी को कौन रोक सकता है? वो तो अपना समय, वो बात वो नहीं है। जब हम दो देशों के बीच में संधि होती है, तब हम बोलते हैं कि हम आपको डेटा देंगे। डेटा मतलब बिकॉज वी आर अपर राइपेरियन, पानी हमारे यहाँ से जाता है, इंडस का पानी चीन से आता है। सो फॉर इंडस रिवर द अपर राइपेरियन इज चाइना, मिडिल राइपेरियन इज इंडिया एंड लोअर राइपेरियन इज पाकिस्तान। पर बाकी नदियों के लिए अपर राइपेरियन इज इंडिया एंड पाकिस्तान इज द लोअर राइपेरियन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पानी होता है, संधि है, अच्छे है, 1960 में बना है, उसकी इतनी लड़ाइयाँ हुई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, कारगिल हुआ, सियाचिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर तभी हम पानी के ऊपर हमने रोक नहीं डाली। क्यों नहीं डाली और क्या उसको फायदा हुआ? जब पानी हमने रोका हुआ है, हम आपको बताते हैं पाकिस्तान में कि मैं गेट जो है 4 बजे शाम को खोलूंगा और इसको 1 घंटे के लिए खोलूंगा, इसमें इतना क्यूसेक पानी आएगा। तो पाकिस्तान क्या करता है, अब पाकिस्तान में जो नहरें बनी हैं, वो उस नहर में डालता है कि ये पानी जब इधर से खुलेगा गेट से, उस गांव में उस सिंचाई के लिए पानी जाएगा। तो अब वो जो डेटा है वो भारत नहीं देगा। भारत ने IWT ट्रीटी जब दस्तखत की, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दान में दिया पाकिस्तान को। क्यों? नहर बनाने के लिए। मतलब पाकिस्तान को नहर बनाने के लिए पैसा हिंदुस्तान ने दिया, पानी हिंदुस्तान ने दिया, और गोली कौन खा रहा है? हिंदुस्तान। तो ये जो एक विडंबना थी, अभी तक हम लोगों ने सहन करते रहे, पर इसका एक थोड़ा सा मैं कहूँगा फीलर प्रधानमंत्री ने 2016 में दिया। उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई, वाटर डाइवर्शन शुरू हो गया। तो पाकिस्तान लगातार 2018 में, 20 में आर्बिट्रेशन के लिए जा रहा है, हल्ला कर रहा है। जब आपको ये नहीं मालूम चलता है कि हिंदुस्तान पानी कब खोलेगा, अगर आपको मालूम है कि आपके घर में पानी सवेरे 6 बजे आएगा और 7 बजे बंद होगा, तो आप ऑटोमेटिकली स्टोर करेंगे। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि पानी कब आएगा, पानी तो आ रहा है, ये नहीं पानी नहीं आ रहा, पर 8 बजे आ रहा है जब आप घर में नहीं होते हैं, तो जब आप घर पे आएंगे पानी नहीं होएगा। तो ये जो दिक्कत है, अब भारत पाकिस्तान को ये नहीं बताएगा हम कब गेट खोलेंगे तो हम गेट, हम भी तो इतना पानी नहीं रोक सकते। तो उनको ये नहीं मालूम होगा कौन सा गेट कितने बजे क्या, तो बाढ़ आ गई, जिसको पानी चाहिए नहीं मिला, तो बेकार, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेकार पाएंगे वो लोग। बिल्कुल, इसके ऊपर जो प्लानिंग करते हैं, जो पाकिस्तान प्लानिंग करता है, और 24% GDP ऑफ पाकिस्तान, $300 बिलियन GDP, उसका 24% comes from this इंडस वाटर बेसिन। ये इंडस वाटर बेसिन से वो खेती से कमाते हैं, एंड 40% खेती जो है उसकी सब यहाँ से ही है। तो पाकिस्तान इसके बिना रह नहीं सकता। प्लस पाकिस्तान की आर्मी ने 6000 एकड़ जमीन खरीदी है इधर। अब ये जब आप पानी नहीं दे रहे, तो वो तो उन्होंने, तो पाकिस्तान की जो फौज है वो बिजनेस करती है, और वो बिजनेस करती है, तकरीबन $25 अरब सालाना उसकी कमाई है। आई थिंक ये पहली ऐसी फौज होगी पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान की फौज ही ऐसी फौज है पूरे विश्व में जिसका पूरा देश है। अमूमन देश की फौज होती है, पर ये ऐसी फौज है जिसका पूरा देश है। 6000 एकड़ जमीन अभी उन्होंने इधर खरीदी, इस मकसद से कि भारत से पानी आता है, हम खेती करेंगे, और $20 अरब का बिजनेस है। पाकिस्तान अपनी फौज के ऊपर $10 अरब खर्च करता है, जो हम लोग भारत के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस पे खर्च करते हैं, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे खर्च करते हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए $10 अरब खर्च करता है, और भारत अपने सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 75 से $80 अरब खर्च करता है। जो पाकिस्तान अपने एक्सटर्नल पे खर्च करता है, हम इंटरनल पे खर्च करते हैं। तो पाकिस्तान हैज नो स्टैंडिंग, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है, और हल्ला कर सकता है, जो अभी वो कर रहा है।
हड़बड़ाया हुआ, हम तो न्यूक्लियर फायर कर देंगे, हमारे हतफ मिसाइल है, गजनवी है, ये है, बाबर है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेटेड न्यूक्लियर पॉलिसीज हैं। क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालूंगा तो उसका जो रेडिएशन है और वो इधर भी आएगा और उधर भी जाएगा। तो अगर वो टैक्टिकल फायर करेगा या जैसे भी करेगा तो उसको भी नुकसान होगा। एंड हमारी चाहे पॉलिसी इज नो फर्स्ट यूज, हम पहले बार इस्तेमाल नहीं करें, बट अ डॉक्ट्रिन सेज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि वो फायर करेगा, उसके बाद वो उसकी फायर को झपकेंगे और फिर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे में है, हम उसको मारेंगे। जब पाकिस्तान ने एक बार अपना फूंक दिया, उसके बाद कहाँ गया, खत्म। बिकॉज पाकिस्तान में तो डेप्थ नहीं है ना, भारत तो बहुत बड़ा देश है, वो तो इतना सा कहाँ जाएगा, मर जाएगा, खत्म। संजय जी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सरकार ने बुलाई और कहा कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि चूक हुई है, जिसमें 26 हमारे लोग शहीद हुए। इंटेलिजेंस ने पहले रिपोर्ट दी थी कि ऐसी आशंका थी कि हमला हो सकता था, क्योंकि आपने इतने इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को हेड किया है। ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है वो कैसे आती है, वो कहाँ कहाँ किन किन को दी जाती है, क्या उसका सर्कल होता है, कैसे वो टॉप तक पहुंचती है, और उसमें अगर किसी का फेलियर है तो किसका हो सकता है, इसको मैं समझना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वर्दी वाले हैं, ये मिलिटेंट तो 4-5 है, आकर के इतना मतलब कांड करके चले जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं है। जो इलाका है, एक तो टेरेन मालूम होना चाहिए किस तरीके, हम लोगों ने फेंसिंग भी किया है, ऐसे नहीं कि हम लोगों ने फेंसिंग नहीं किया, फेंसिंग भी है, जंगलात भी हैं, इलाका जो है बर्फ भी बहुत गिरती है, इलाका जो है अमूमन फॉगी मिस्टी, मतलब आपको धुंध इतनी होगी कि मैं आपको नहीं देख सकता और आप मुझे नहीं देख सकते। इतने डिस्टेंस पे भी बिल्कुल आप हाथ अपना ही हाथ लंबा कर लो, आपको आगे वाला उंगली नहीं दिखेगी। तो ये मतलब इतना घना और दिन है पर बिल्कुल अंधेरा, और उस घने जंगल में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास कितने भी आले हो, नाइट विजन डिवाइस हो, सर पे लगाया, चश्मा लगाया, कुछ जीरो, कुछ भी नहीं नजर आएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपका आगे वाला आदमी जो चल रहा है और नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको उस जंगल में ये भी नहीं पता चलेगा मेरे सामने आगे आदमी वो कहाँ गया। सो देयर इज अ साइकोलॉजिकली यू आर ऑलवेज गुड। उसके अलावा जो इंटेलिजेंस है, इनपुट आते रहते हैं, इनपुट बेसिकली इंटरनेट कम्युनिकेशन, ह्यूमन इंट, जो वहाँ के लोग हैं वो अधिकतर खबर देते हैं कि क्या है। एसेट्स बोलते हैं। बिल्कुल सब कुछ ह्यूमन इंट है, आपके पास मोबाइल्स हैं, कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, प्लस कभी कभी बाहर के देशों से भी खबर आ जाती है कि उन्होंने पकड़ा ऐसे कि ये है, सो खबर आती है। कहाँ पे करेंगे, अभी जैसी इस कांड में हुआ है, सैटेलाइट जो है वो पकड़ा गया ना, हाउ है सैटेलाइट जो है दिस चाइनीज थिंग विच इज बैंड इन इंडिया, तो अगर वो हिंदुस्तान में नहीं है पर सैटेलाइट है, किसी ने स्टारलिंक इस्तेमाल कर रहा है, कुछ है, सो देयर इज अ लिमिटेड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ योर मास्टर्स, मतलब जो भी आपको कंट्रोल कर रहा है वो आपको आपके साथ है, बाकियों को नहीं पता है। पर अभी हम इंटरसेप्ट से साइबर, तो व्हेन वी इंटरसेप्ट ये, तो हमें पता चलता है कि किधर किधर क्या हो रहा है, आपको तब भी कहाँ पे क्या करेगा वो नहीं पता चलेगा। पर ये जो स्पेसिफिक देखा तो पहलगाम में ऐसे क्यों हो गया, ये जो इलाका है जहाँ पे हादसा हुआ, ये अमूमन टूरिस्ट को 1 मई को खोलते हैं, क्योंकि दिस इज टू कोइंसाइड विद अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा के साथ इसको कोइंसाइड करते हैं। अभी इलेक्शंस हुए जम्मू कश्मीर में, और जब इलेक्शंस हुए तो लॉ एंड ऑर्डर इज विद द सेंट्रल, विद द गवर्नर, all other state subjects are with the chief minister, so tourism is with the chief minister, law and order is with the governor, lieutenant governor and the central subject. अच्छा, when it is dealing, it is internal security, because पहलगाम तो बहुत अंदर है, बट जब ये आता है, जब अमरनाथ यात्रा आती है, the army RR राष्ट्रीय राइफल पलटनें भी आती हैं मदद करने के लिए, so that the entire route is sanitized. Sanitized means कि कोई दखलंदाजी, तो अगर ये रूट है तो ऊपर जितने भी पहाड़ होंगे, जंगल होंगे, उनमें सब ये यूनिफॉर्म फोर्सेस, जिसमें आपका JNK पुलिस, आपके CRPF, मे बी BSF, मे बी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी उधर होंगी, प्लस RR बटालियन,
उसके अलावा फौज जो भी होगा वो सैनिटाइज। सो दिस सैनिटाइजेशन स्टार्ट्स ऑन 1 मई से सैनिटाइजेशन अगर स्टार्ट होगा तो मे भी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले ये लोग जाने शुरू हो जाएंगे, दे क्लियर एवरीथिंग एंड अमरनाथ के लिए शुरू है। इस बार 20 अप्रैल को खोल दिया कहीं पर, आई एम नॉट वेरी श्योर मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बट जो खबर आती है 20 अप्रैल को ये खुल गया और 22 अप्रैल को ये कांड हुआ। ठीक है ना। अब 20 अप्रैल को जब ये खुला तो जो वहां पे सिक्योरिटी वाले हैं उनको नहीं मालूम, देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टूरिज्म एंड द पुलिस। अगर टूरिज्म वाले बताते कि हमने ये इलाका खोला है टूरिस्ट के लिए तो दिस पीपल वुड हैव गॉन एंड डिप्लॉयड। इसलिए आप देखते हैं कि यूट्यूब में वो जो औरतें बेचारी बोल रही हैं कि हम हमारे मर गए, कोई भी पुलिस वाला नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था। होगा कैसे वहां पे? मतलब जो अपनी अपनी जगह पे होगा, पर उस मकसद से नहीं गया होता क्योंकि उनको देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड दैट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन टूरिज्म वालों को मालूम था कि ये 20 को खुला, नहीं तो वहां पे कुर्सियां कैसे पहुंची, वहां पे पोनी वाले कैसे पहुंचे, वहां पे होटल जो बंद रहते हैं इतने दम तक। मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं। इसका मतलब अब हम ये समझ पा रहे हैं आपकी कन्वर्सेशन से कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कि मुख्यमंत्री के अंडर आता है फिलहाल, उमर साहब के, उन्होंने फोर्सेस को इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे लगता है, ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। अदरवाइज इफ देयर वाज कोऑर्डिनेशन, अगर यहाँ से खबर आती कि भाई हर साल 1 मई को ये पहलगाम का बागान का इलाका टूरिस्ट के लिए आता है, दे वुड हैव गॉन एंड डिप्लॉयड। उसमें दिक्कत क्या है? जाना तो है ना 1 मई को, वो पहले चले जाते। So somewhere it appears, maybe investigation is going on, so we cannot jump the gun and be able to say, but I'm sure that will come out. लेकिन ये तो चलो इंटरनल बात है। ये कहना कि पाकिस्तान का हाथ नहीं, उन्होंने कहीं कांड तो करने के लिए घुस गए ना वो। ये जो अदिल लड़का है अपना लोकल OGW है, जो अनंतनाग का रहने वाला है, इज MA इन उर्दू, इज डन MA इन उर्दू। ये हिजबुल मुजाहिदीन में रहा है, 2018 में ये लश्कर तैयबा के साथ हरकत कर रहा है। ये तकरीबन जो घर में ये लोग रहते हैं, इन सब घरों का हमें मालूम है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब मैं ऑपरेट करता था, किसी घर में जाता था, मुझे बोलते थे कि जो इंटेलिजेंस हमारे को आती थी, मुझे कहते थे कि साहब ये जो मिलिटेंट इधर घूम रहा है ये इनका लड़का है, जो इसका घर एक जंगल में ऊंचाई में होगा। अब वो उस घर में जाऊंगा, उनके पेरेंट्स को मिलूंगा, बोलूंगा ये लड़का आपका है। कई बार हाँ बोलेंगे, कई बार ना बोलेंगे। फिर थोड़ा सा ग्रिल करने से वो बोलेगा हाँ साहब लड़का तो हमारा है, पर हमें तो मालूम नहीं कहाँ है। कब से नहीं मालूम, पता नहीं, सब 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो घर से निकल गया है पर हमें मालूम नहीं। तो वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। हमारे यहाँ पे भी तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, हमारे पे देयर शुड बी नो कोलैटरल डैमेज, ह्यूमन राइट्स, ये वो दुनिया भर का दिस थिंग। ना उसने बोलिया नहीं है तो यू कांट प्रेशराइज हिम। नाउ आप देखिएगा उसी घर से कोई आंगनवाड़ी में होएगा, कोई पुलिस में होएगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई पोनी वाला भी होगा और एक आतंकवादी भी होगा। उस घर को वो जो मिलता है कि मेरा एक लड़का मुजाहिद है, मेरा लड़का जिहादी है, उससे उस घर को एक गर्व होता है कि मेरा लड़का है, इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मतलब जिसके ज्यादा लठ उसकी ज्यादा दम। तो ये जो कार्रवाई है, ये स्पेशली घाटी में या जम्मू कश्मीर में बहुत देखा जाता है, चाहे वो डोडा में हो, चाहे वो किश्तवाड़ में हो, चाहे वो अनंतनाग में हो, साउथ कश्मीर में हो, नॉर्थ कश्मीर, सब लोग बात करते हैं आपस में। बिल्कुल, दे ऑल टेक प्राइड। और अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कश्मीरी लड़का अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, ये आप जोर लगा। अच्छा, आप वो अपनी माँ को पक्का बताएगा मोबाइल से, माँ बोलेगी मुझे नहीं मालूम। और घर में किसी से बात करे ना करे, माँ को पक्का बोलता है। हम भी जब इंटरोगेट करते हैं, हम औरतों से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, तो उसके बाप से करेंगे। बाप में भी शोइंग टोटल इनोसेंस, मुझे मालूम नहीं, ये नहीं वो नहीं होने। तो मैंने एक बार उसको ये कहा, मेरे को मालूम था कि इस परिवार का लड़का ये है। मैंने उसको कहा देखो मुझे मालूम है ये आपका लड़का है, ये फोटो है, ये लड़का आपका है। हाँ लड़का आप हमारा है, अब मना नहीं कर सकते। मैं कहा अगर ये लड़का आपका है, क्या आप इसको सरेंडर करवा सकते हैं?
कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, ये है वो हमारी सुनता नहीं है, बड़ा है, 20 साल का हो गया, कौन किसकी सुनता है, ये वो बोला ऑल दैट काम। मैंने कहा मैं मार सकता हूँ। बोले साहब आप जो आप कहें, आप तो मालिक हैं। मैं कहा मालिक मैं नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, ये लड़का आपका है, आप सरेंडर नहीं करा सकते, मैं आपको 2 महीने देता हूँ, नहीं आया तो मैं मार दूंगा इसको, और उसको जब मारूंगा फिर मेरे को, मैं ये बात कर रहा हूँ 96-97 की, 96-97 की, जब इंसर्जेंसी व्हाट इज पीक। पीक पे था। तो कहते क्या, मैं कहा अगर रास्ते में कोई आया इसकी बॉडी को लेकर के रास्ता रोका तो फिर मैं गोली भी चला दूंगा। मैंने कोई आएगा नहीं नजर, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ये लड़का आपका है, आप मानते हैं लड़का आपका है, आप इसको लाने के लिए मैं आपको 2 महीने दे रहा हूँ, वो आपसे रोज बात करता है, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ सारा कॉन्वर्सेशन, मुझे मालूम है वो आपसे बात, फिर भी आप लाने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद मारने के बाद रास्ते में मैं नहीं देखूंगा किसी को, हाँ जो ठीक, आप आपकी मर्जी। अब मैं ठोका, उस लड़के को मारा, और मैंने कहा अब इसको दफनाना है दफना दो, नहीं दफनाना है तो मुझे बता दो, मैं दफना दूंगा, पर लड़का आपका है। बोले हाँ साहब लड़का हमारा है। मैं कहा अगर कोई रास्ते में आया तो छोड़ूंगा नहीं। तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, एंड नॉट दैट यू आर इनह्यूमन, यू आर नॉट इनह्यूमन, आप वक्त दे रहे हो, समय दे रहे हो। और ये जो आतंक है इट्स ऑल फॉल्स। कई बार मैं फॉरेन मिलिटेंट्स को मारता था, पकड़ता था, साहब हमको बोला जाता है कि हिंदुस्तान में तो नमाज पढ़ने की रुकावट है, नमाज नहीं पढ़ा जाता, मुसलमानों के साथ है। कुछ नहीं, हम तो यहाँ पे बड़े खुश हैं, हम तो वापस भी नहीं जाना चाहते। So there is a lot of perception wrong perception created by Pakistan, and Pakistan के अंदर भी जिहादी जो मेंटालिटी है वो ज़्यादा है, बिकॉज मदरसे और पैसा है नहीं पाकिस्तान के अंदर, पैसा तो सऊदी अरेबिया से जो पैसा आता है इनको फॉर ऑल दी मजहबी एक्टिविटीज़, ये सब इस्तेमाल करते हैं, बरेलवी और दे आर दी फॉलोअर्स ऑफ द अदर दिस थिंग। तो ये सारे के सारे, और यू फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ, हम जब कई मिलिटेंट्स को या उस वक्त मिलिटेंट्स, अब आतंकवादी हो गए, बिकॉज मिलिटेंसी तो खत्म हो गई, अब आतंक का दौर शुरू है। तो ये आतंकी जो है कई बार पकड़ने के बाद आश्चर्य होता था, अगर मुझसे कोई पूछे कि उपनिषद में क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई पूछे गीता में इसका सार बोलो, मुझे नहीं मालूम। आप समझ सकते हैं, उसको मैं बोलूंगा, मैंने बंदे को बिठाया है 9 घंटे में उसने पूरी कुरान फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, 9 घंटे में उसने पूरी कुरान मुझे सुना दी, विदाउट अ बुक इन फ्रंट ऑफ, याद थी उनको, बिल्कुल मुंह जबानी, कैन यू इमेजिन। और वैसे ही उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इस बात ट्रेनिंग दी जाती है। आसिफ मुनीर इज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसको तो हाफिज मुनीर बोलते हैं, तो उसको याद है मुंह जबानी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी पूरा। आप मेरे से पूछ लो, मेरे को तो हनुमान चालीसा भी नहीं आते हैं। यू सी हाउ वी आर नॉट ब्रॉट अप इन दैट एटमॉस्फेयर, वी आर ब्रॉट अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यू नो, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा लिबरल, वेरी लिबरल, और वी आर नॉट फैनेटिक, वी आर नॉट रेडिकलाइज्ड। मैं मंदिर ये नहीं है कि मैं मंदिर ही जाऊंगा, मंगलवार को मंदिर जाऊंगा या थर्सडे को मंदिर जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं, देयर इज नो कंपल्शन ऑन मी, वेयर देयर इज कंपल्शन ऑन मी। वहां का जो मौलवी है वो गिनता है, उसको मालूम है, ही इज लाइक अ बॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ही नोज कि कौन कौन किस घर से आते हैं, कितने आने हैं, और वो पूछेगा इकबाल तू आया नहीं, so that means उसके टिक भी हो रहा है, अटेंडेंस भी लग रही है उनकी, वो सब मालूम है। एंड दैट मौलवी इमाम वो ही विल स्टैंड इन फ्रंट एंड विल गिव अ लेक्चर। तो आपके पास ऑडियंस है, एंड जो उसके दिमाग में है या जो जिसको वो बता रहा है, उसके आका जहां जहां बैठे हैं, वो मतलब एक तबके को फैनेटिक बनाया जा रहा है, बिल्कुल ट्रेनिंग के जरिए, 100%, हर चीज से 100%। संजय जी, मेरा एक सवाल ये है कि कई सारे जो हमारे लोग शहीद हुए, उनके परिवारों ने शिकायत करी कि वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं थी, ठीक है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो डिप्लॉयमेंट होती है, इसका फैसला कौन करता है? आज की स्थिति में फोर्सेस सेंटर के पास है, आर्मी की संख्या बहुत ज़्यादा है कश्मीर के अंदर, और स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है आज की डेट में। तो इसका फैसला कौन करता है? क्या ये सीधा गृह मंत्री के अंडर आता है,
या आर्मी चीफ के पास जाता है या सीआरपीएफ चीफ के पास जाता है, डिप्लॉयमेंट होती कैसे है? जब मैं वहाँ पे था और उमर अब्दुल्ला, मेरे 2-3 टेन्योर में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तो हम लोगों की बातचीत होती रहती थी। बट देन देयर इज अ जॉइंट कमांड, एंड इन द जॉइंट कमांड जो इलाके फौज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीआरपीएफ के हैं, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, इंटेलिजेंस के हैं, सारे के सारे बैठते हैं और सब अपना अपना जो है असेसमेंट वो देते हैं कि ऐसे है वैसे है क्या है जो भी। In this also, अभी भी they'll be joined. Certain areas में they'll be exclusively being told by ये सीआरपीएफ का इलाका है, ये पुलिस का इलाका है, यहाँ पे नाकाबंदी करेंगे, ये करेंगे, इनके साथ पुलिस होगी। मैं भी जब नाकाबंदी के लिए जाता हूँ या कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस के, मेरे साथ एक सिविल पुलिस का बंदा होता है कि किसी ने मेरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मैंने कोई ऐसा गलत काम किया, तो वो सिविल पुलिस का बंदा हमारे साथ होता है। तो देयर इज इट्स ऑल वेरी वेरी वेल डन। मतलब ये कोई नहीं कह सकता। ऑफ कोर्स अभी जैसे ये आप कह रहे हैं कि पहलगाम में कईयों ने फैमिली रिपोर्ट लगाया कि कोई भी नहीं था। मैंने जैसे आपको कहा ऑब्वियसली कोई नहीं था, क्योंकि जब तक वो एसएचओ पहलगाम से आया और बाकी लोग आए, उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी लगा, नीचे थे। दिस इज ऑन द लिटिल हायर रीच, ये मैदान है और मैदान के इर्द गिर्द सारे फॉरेस्टेड एरिया है, तो नीचे से रास्ता जा रहा है, तो वहाँ से जब तक आएंगे तो वक्त लगेगा। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई नहीं, अगर होता तो वो भी तो गोली चलाते। कोई भी सिक्योरिटी फोर्स वाला बगैर हथियार के तो नहीं घूम रहा है ना, तो इस मूविंग द वेपन। अगर वो देखता कोई फायर कर रहा है और मैदान है, मैदान में तो आप 500-600 मीटर तो आराम से आपकी आँख से देख रहे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर है ही नहीं तो वो कैसे फायर करेगा? बिकॉज उनको किसी ने बताया ही नहीं। अगर कोई किसी को बताता तो वो क्यों नहीं होता? अगर किसी को कहे ये साहब ये रास्ता है, ये वीआईपी इधर से जा रहा है, तो लगते नहीं है सैनिटाइज होता है रूट। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप जब आपको मालूम है कोई जा रहा है वीआईपी, तो रूट सैनिटाइज होता है ना। सब कोई रास्ते में लगे हो, कैसे आते हैं वो? क्योंकि कोई खबर दे रहा है, क्योंकि वो जो जवान वहाँ पे खड़ा है उसको तो, वो तो बेचारा जवान है, उसको कहाँ से खबर है? मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को कोई रिपोर्ट देगा कि भाई यहाँ से जाएगा तो मैं फिर बताऊंगा। और ये मुझे चाहे 3 घंटे पहले खबर आए, जिसे सीक्रेट रखने के लिए 4 घंटे पहले खबर आए, 1 घंटे, तो मेरे आदमी तैयार होंगे। मुझे मालूम है इस रूट से जाएंगे, मैं अपने आदमी फटाफट लगा दूंगा गाड़ी में, क्योंकि मैंने अपने आदमी भी लगाने हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, खाना पीना देखना है, चाय पानी देखना है, सभी कुछ देखना है। आई कांट जस्ट पुट द मैन एंड छोड़ दिया उनको, ऐसे नहीं। सो इट इज़ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पर अगर आपको मालूम नहीं है तो ये इस तरह। और सवाल ये है कि मालूम क्यों नहीं है, और ऐसे कैसे कि दुश्मन को मालूम है, ऐसे कैसे उनको मतलब आपके बीच में कोई ऐसे लोग अभी भी हैं जो खबर दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल्स, ये सब हैं। हम लोगों ने आज की तारीख में अगर कश्मीर घाटी में चंद एक लोगों ने जुलूस निकाला कि हम पाकिस्तान के बरखिलाफ हैं, हम इस तरह के, क्योंकि उसके पेट के ऊपर लात पड़ी। जब 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं एक छोटे से इलाके में, जस्ट सी द रेवेन्यू जनरेशन, कितना जो होटल्स, चाय पानी, शॉल, छोटे मोटे फैक्ट्रीज, आइसक्रीम, ये पूनी वाले छोटे पॉपकॉर्न, मतलब सबकी उनका घर चलता है 100%। और कश्मीर इतना सस्ता नहीं है जितना आप सोचते हैं, महंगा है। ऑर्डिनरी गरीब आदमी कश्मीर में जाकर के टूरिज्म नहीं कर सकता है। सो ऑल दीज पीपल हु आर गोइंग देयर आर रीजनेबली वेल ऑफ, रीजनेबली वेल ऑफ। चाहे वो स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, बट दे रीजनेबली वेल ऑफ टू बी हैविंग गुड होम। तो ये अच्छे परिवार के सारे लोग हैं जो मारे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो स्लीपर सेल्स हैं, OGWs हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी स्टेट से स्लीपर सेल्स हमारे समाज में ही है, हमारे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लोग जो कश्मीरी वहाँ के रहने वाले हैं वही हैं, वही खबर दे रहे हैं। मैं कैसे खबर देते हैं? अभी स्टेट है, उसका रेवेन्यू जनरेशन है 20,000 करोड़। स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अर्न्स 20,000 करोड़, उसका पैसा लेते हैं रेवेन्यू। सरकार कितना खर्च कर रही है? 1,20,000 करोड़। तो उस स्टेट की काबिलियत 20,000 और सेंटर खर्च करिए 1,20,000। ये 1 लाख
कहाँ से आ रहा है? सेंटर ने बाकी स्टेट से लेकर के उधर उनका दिया कट होगा, करके उधर किसी ना किसी को तो दिया होगा। तो अगर कोई उत्तर प्रदेश से जा रहा है या कर्नाटका से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से, तो उन स्टेट्स के उनका बेचारे उन्होंने पैसा दिया ना उनको कि आप रास्ते बनाओ, ट्रेन लाओ, ब्रिजेस बनाओ, जनरेट करो। ये किस कहाँ से पैसे है सरकार के? नोट थोड़ी छापते हैं वो, या किसी से तो लिए और किसी को दिए। तो दे वांट टूरिज्म, दे वांट टूरिज्म। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? दे इन्वेस्ट 5,000 करोड़, वो भी पैसा लगा रहे हैं किस पे? आतंक। आतंक वो आतंकी कौन है? वो जिनके पास सुट्टे सांड, जिनको कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, इनमें कहीं पढ़े लिखे, कहीं पढ़े लिखे। अब ये जो आदिल है, ये तो एमए उर्दू है, तो ये नहीं है। अमनुल्लाह वो जो पकड़ा गया है इन दैट मुंबई दिस थिंग, ही इज अ डॉक्टर। So you can well imagine David Headley, all of them are educated people. ऐसे नहीं है कि सारे अनपढ़ गंवार हैं ना, इनमें कई पढ़े लिखे हैं। So just see the ideology which is driving them. आई थिंक ये जो पढ़े लिखे लोग हैं यही ब्रेन वॉश करते होंगे ना। या तो ब्रेन वॉश प्लस, जैसे अभी मैंने कहा आपको 7-8 बच्चे हैं एक परिवार में, एक आतंकी बनता है तो वो आतंकी उस परिवार को और भी थोड़ा सा उस इलाके में उसका जज्बा क्या दबदबा दबदबा बन जाता है कि मेरा लड़का जो है मुजाहिद है, और मरेगा, वो मरता जल्दी तो वो है। डरते हैं उससे, सब डरते हैं, सवाल नहीं पैदा। मरने के बाद भी उस परिवार को कोई, उस गांव में कोई हाथ नहीं लगाएगा, मतलब इलीगल। आप कश्मीर जाइए, मुझे एक आदमी दिखा दीजिए जो भिखारी हो, एक भिखारी नहीं है। एक घर दिखा दो आप मुझे कश्मीर के अंदर जिसके घर में बिजली नहीं, एक घर दिखा दो जिसके घर में पानी नहीं है, एक ऐसा आदमी बता दो जिसके पास घर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? है कि नहीं? नहीं, इसका फर्स्ट लैंड रिफॉर्म्स वर डन बाय शेख अब्दुल्ला। ही टुक द लैंड फ्रॉम हिंदू, कश्मीरीज, एवरीबडी, और सबको बांटा उसने। इसका मतलब दे आर वेल ऑफ। यू कांट से, अभी आप नोएडा में चले जाओ तो कितने लड़के रास्ते में मिलते हैं आपको, सवेरे सवेरे आप वॉक के लिए जाओ, वो बेचारे के पास सोने के लिए जगह नहीं, वो रास्ते में सो रहा है। आप ठंडा इलाका है ना, आप रास्ते में तो नहीं सो सकते। दे आर वेल ऑफ। कहने का मकसद जम्मू कश्मीर मतलब बाकी राज्यों के मुकाबले वहां कम गरीबी है। वेरी वेल ऑफ, वेरी वेल ऑफ। आपको रोहिंग्या भी दिख जाएंगे उधर। तो ये जो कार्रवाई है कश्मीर के अंदर, गरीबी नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक तो कम से कम आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ये क्यों हुआ कांड? ये कांड इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा हम इतने पैसे हर साल लगाते हैं, अब फायदा नहीं हो रहा है। अब फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पे लोग धीरे धीरे उनके आइडियोलॉजी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल हो गया। अब जिस परिवार में और कश्मीर में एक बात बहुत महंगी है, वो है शादी। बहुत महंगा है शादी। लड़का और लड़की जो कश्मीरी हैं जब शादी करते हैं आपको कंगाल कर देंगे। कई लड़कियां शादी नहीं करना चाहेंगी कश्मीर के अंदर, ये बहुत महंगा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो खर्चा होता है जो वो महंगा है। सो दिस इज वे दे कश्मीरीज ऑल्सो नो कि ये जो लैविश लिविंग है, अगर आप आज जाए कश्मीर के अंदर, ऑफ कोर्स इस कांड के बाद तो थोड़ा वक्त लगेगा सेटल होने में, तो इससे पहले आपको पांव रखने के लिए जगह नहीं है ट्यूलिप गार्डन में, पांव रखने के लिए इतने। और सारे बाहर से नहीं आ रहे, कुछ बाहर से आ रहे, पर ये जो अपने आप को घर के अंदर रखते थे ये बाहर आ गए, ये घूम रहे हैं। आप डल लेक में जाइए, डल लेक भरा हुआ है। ये आफ्टर 370 हुआ है, विड्रॉल ऑफ 370, आफ्टर आर्टिकल 370, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, द एब्रोगेशन ऑफ 35A, उनको लगता है, एंड आफ्टर द आर्टिकल ऑफ 3, एक को मारो हजारों को भगाओ, हम सारे एक कौम, एक मजहब के सारे इकट्ठे रहेंगे, हिंदुओं को नहीं आने देंगे। इसलिए उसने चुन चुन के मारा। मतलब अगर सरकार कितनी मेहनत, कैसे सरकार मेहनत करेगी? कौन सी ऐसी सरकार है जो कह सकती है लाखों लोगों को हम वहां पे प्रोटेक्शन देंगे? नहीं हो सकता। पीपल हैव टू गो ऑन देयर ओन एंड मेक गुड लिविंग ऑन देयर ओन। सर्टेन थिंग्स हैव टू बी ऑन योर ओन। कितने को आप सिक्योरिटी दोगे? आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सारे के सारे एक जगह पर रहेंगे मैं सिक्योरिटी। उसने स्कूल जाना है, दूध आना है, नॉर्मल मिलना है, सब्जी लाने जाना है, तो वो तो नॉर्मल लोगों के बीच में जैसे रह रहे थे जब तक कश्मीरी हिंदू वहां से पलायन नहीं करके, वैसे ही रहना है। बट नाउ दे डोंट वांट दैट। सो यू विल नॉट फाइंड देयर इज सम डाइकोटमी, यू कैन से दे आर स्टिल नॉट, बिकॉज ऑफ ये जो पॉलिटिशियंस हैं,
दैट डुप्लिसिटी जो है ना, दो तरफ से बात करना और कहना कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कोई भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं उठाएगा, कुछ नहीं हुआ, कोई खून की नदी नहीं हुई सब जगह। तो ये जो माइंडसेट है, आर्टिकल 370 आना जाना इज ऑफ कोर्स अ वेरी बिग थिंग, बट इट वाज क्रिएटिंग अ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इन देयर माइंड। जब हट गया, होपफुली इट विल टेक टाइम, ऐसे नहीं है कि नहीं, दे आर वांटिंग टू लिव वेल, ऐसे नहीं है कि कश्मीरी रहना नहीं चाहता, अच्छा रहना चाहता है। संजय जी, इस 370 से पहले और उसके बाद क्या बदला है ऐसा वहां पे? मतलब मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शकों को भी ये चीज नहीं पता है, जो आम नागरिक है, जो लेमैन है, उसको ये नहीं पता है कि 370 से पहले क्या बंदिशें थी और उसके बाद क्या हुआ। सरकार ने मतलब इस धारा का मतलब क्या था? इसको अगर आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाएं कि ताकि लोग समझ पाएं कि हाँ, इस स्टेप के बाद ये परिवर्तन कश्मीर के लोगों के जीवन में आया है। बहुत, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। बहुत, जैसे मैंने कहा 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तखत किया महाराजा हरि सिंह ने, यानी कि महाराजा हरि सिंह ने अपना जम्मू कश्मीर किसको दे दिया? भारत की सरकार को दिया। जब भारत की सरकार को 26 अक्टूबर को दिया, हमला शुरू हो गया है, वहां से लोग बारामूला पहुंच गए हैं और यहाँ से 27 अक्टूबर को भारत की फौज हवाई जहाज से लैंड करी है, रास्ता तो है नहीं, हवाई जहाज से लैंड कर रही है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आर्टिकल 370 था क्या? नहीं था। आर्टिकल 370 क्या कह रहा था कि यहाँ पे कोई भी आके नहीं बसेगा, ये है वो है, और महाराजा हरि सिंह के भी दिमाग में ये कहीं था उस वक्त कि कोई नहीं आना चाहिए, और ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पीपल, बट दैट प्रोटेक्शन जो भी था वाज फॉर अ डिफरेंट रीजन अंडर द ब्रिटिश, दैट वाज प्राइमरली अंडर द ब्रिटिश। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर मैंने मेरा घर आपको दे दिया है और आप उस घर में रहते हैं, क्या आप मेरे पास 5 साल के बाद आएंगे, बोलेंगे साहब छत जो है वो आप मुझे दे दीजिए, 2 कमरे जो हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते मुझे दे दीजिए? ऐसे होता है क्या? आपने तो घर दे दिया, आपने दे दिया, किसी भी कारण से दिया, आपसे संभला नहीं, आप बिकाऊ हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गए, जो भी आपने घर दिया, आफ्टर दैट यू हैव लॉस्ट योर राइट ऑन दैट हाउस। आर्टिकल 370 कब आया? Much after the instrument of accession was signed. Instrument of accession signed हुआ 1947 में। The Constitution में Article 370 comes in 1949 and 1950, 26 जनवरी 1950 को जब Constitution आया तभी Article 370 कब आता है? पंडित नेहरू टेल्स कि भाई ये Article 370 because शेख अब्दुल्ला is telling him कि नहीं ये Article 370 होगा तभी मैं आपके साथ आऊंगा, but शेख अब्दुल्ला has no right to say मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। That state belonged to the Maharaja. The Maharaja signed the instrument of accession without any ifs and buts. जो ifs and buts थे, वही ifs and buts 562 प्रिंसिपलिटीज के लिए भी थे। अगर जैसलमेर का, जयपुर का, साउथ का जो भी महाराजा थे, सबने वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये 370 लाया गया, ये पंडित नेहरू ने फिर जब कहा, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर was the man who was told because he was the father of the drafting constitution, उनको कहा कि he said no, this will create a real problem, we should not introduce. But then Sardar Patel, knowing that Pandit Nehru was outside and he wanted to come back, he said chalo, let's not have a fight on this issue, so he used the word temporary. Okay. So this article 370 was introduced, उसने लिखा temporary, ये पटेल साहब ने किया। हाँ बिल्कुल। So after using the word temporary, then it got introduced into the constitution. जब constitution में introduce हुआ तो temporary था ये तो, but the temporary cannot become permanent. अब इस temporary के कारण ये जो पार्टियां हैं, वैली की पार्टियां हैं, ये सबके दिमाग में एक तरीके से सेपरेटिस्ट टेंडेंसी पैदा करवा रहे थे कि हम ऑटोनॉमी चाहते हैं। इसलिए आप देखिएगा जब पहले 99 में, उससे पहले भी 89 में जब वो जुलूस निकलते थे, क्या बोलते थे? हमें क्या चाहिए? आज़ादी। हमें क्या चाहिए? आज़ादी। ये लोग अब नहीं बोलते। ये क्यों उनके सर में आया? वो जो रास्ते में लड़के हैं या लोग हैं, उनको क्या लेना देना आर्टिकल 370 से? उसको कुछ लेना नहीं। इट इज ओनली दिस पॉलिटिशियंस हु आर इंटरेस्टेड इन कीपिंग दैट आर्टिकल, बिकॉज दे वर सेइंग कि हम तो 2 झंडे होंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, 2 वजीर आजम बोलते थे। वजीर आजम शेख अब्दुल्ला was वजीर आजम for some time,
till it became Wazir Ala, the chief minister. And even Karan Singh was just not, he was, I'm forgetting the title that he had, till he became the governor. And then he went as a man. So there is a certain amount, Article 370 abrogation बहुत जरूरी था, नहीं तो आवाम के दिमाग में ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। उसके बाद कश्मीर के आम जनता की लाइफ में क्या बदलाव आया? एक, अब उनको मालूम है कि पाकिस्तान इज आउट। ये जो अगर किसी के दिमाग में कोई सोच होगी ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज आउट, बिकॉज द एंटायर state of J&K, including the Pakistan occupied Kashmir, is part of India. So that is the first thing. The second thing, उन्होंने खुद देखा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो डेवलपमेंट आप देखते हैं, अगर आप कश्मीर में जाएं और देखें, रास्ते, रेलवे, वाइड रोड, टनल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म ऑफ 2 करोड़ लोग अगर सालाना जाते हैं आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में, पर्यटक ये कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं? और उस पर्यटक, हर एक आदमी नॉर्मल जो इतनी दूर जाएगा, कम से कम आप मान लीजिए, आई विल से मिनिमम एक्सपेंडिचर, दो इट इज वेरी लिटिल, 25,000 तो खर्च करेगा आराम से, है कि मिनिमम। सो यू 25 में हो नहीं पाएगा, आई एम जस्ट सेइंग मिनिमम 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोड़, जस्ट सी द रेवेन्यू जो इनको मिल रहा है। मतलब जब पाकिस्तान इस तरह का कांड कर रहा है इनके साथ, तो इनके पेट पे लात मार रहा है। अब इसका एहसास इनको हो रहा है, इस सड़कों पे इसलिए आए, बिल्कुल अब इनको होने लगा है। बिकॉज जम्मू में वैष्णो माता में तो लोग जाएंगे, वैष्णो माता को ले तो कोई ये नहीं है ना, जम्मू तक तो सब जाते हैं। वैष्णो माता 80 से 90 लाख लोग वैष्णो माता का दर्शन करते हैं जम्मू में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो कभी भी दिक्कत नहीं है। पर घाटी में ये सब जाना, अमरनाथ यात्रा, बाकी जगह पर, तो इसके लिए लोग तब जाएंगे जब उनमें भरोसा होगा, विश्वास होगा कि इस लाइफ इज सेफ। अगर लाइफ सेफ नहीं है तो दीज पीपल जनरली इंश्योर। ये पहली बार इन्होंने इस तरह के पर्यटकों को मारा और चुन चुन के मारा, हिंदू अलग करके मारा, क्योंकि वो एक मैसेज दे रहा था पाकिस्तान कि यहाँ पे फिर से आतंक फैलाओ। जब तक आप आतंक नहीं फैलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट वाज गोइंग वेस्ट। संजय जी, मेरे एक सवाल है, इसमें काउंटर सवाल ये है कि जब ये कहते हैं कि आपका धर्म क्या है, ये पूछ के मारते हैं, जब ये कहते हैं कि जाके मोदी को बोल देना, जब ये कलमा पढ़वाते हैं, क्या हमारे देश की जो राजनीति इस वक्त हो रही है, जिसमें सब पार्टी के नेता शामिल हैं, उसमें पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, क्या हम खुद ही ये आइडिया नहीं दे रहे हैं अपने दुश्मनों को? क्योंकि उनको ये पता है कि आज ये देश हिंदू मुसलमान में बंटने में तैयार है। क्या हमारा फैब्रिक कमजोर नहीं होता ऐसे देश का? देखिएगा, मुशर्रफ जो खुद चांदनी चौक के थे रहने वाले, अभी जो आसिफ मुनीर हैं वो जलंधर में, उनके पिताजी मौलवी थे। जियाउल हक जलंधर में पैदा हुए, पढ़े लिखे जलंधर में। ये तीनों मुहाजिर हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर, मैं 2 साल रहा हूँ पाकिस्तान में, क्लिफ्टन रोड के ऊपर, यहाँ पे बेनजीर भुट्टो के घर बगल में 2 साल, आज भी पाकिस्तान के अंदर मुहाजिर इज सीन एज सेकेंड रेट, इज नॉट गिवन द स्टेटस। अभी भी जो पंजाबी हैं वहां के रहने वाले, वो अपने आप को अरबी समझते हैं, वही वहां पे रूल करते हैं। अभी भी अरबी अपने आप को समझते हैं। वो मिसाइल के नाम से हताफ, बाबा, गजनवी, क्यों हम लोग क्यों नहीं बोलते? हम लोग बोलते अग्नि, पृथ्वी। देख रहे, हमारे नाम देखिएगा, उनके नाम देखिए। मतलब वो एक तरीके से लोगों के दिमाग में ला रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तान से अलग नहीं हुए हैं, हम अरबी हैं। दैट फीलिंग धीरे धीरे, इसलिए वो आसिफ मुनीर का स्टेटमेंट देखा आपने, हम मुसलमान हैं, हमारे को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, उनका खाना अलग, उनकी सोच अलग, पीना अलग, एस्पिरेशन, क्यों ऐसे बोलते? यू सी द रिफ्ट दैट आसिफ मुनीर इज क्रिएटिंग अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम। यहाँ पे आपका सवाल है कि कहीं माहौल जो हमारे देश में है वो तो नहीं इसको पनाह दे रहा, और यही उनको लगा कि ये लोग बढ़ सकते हैं, यहाँ दंगा हो सकता है। ये जब
तक भारत के अंदर स्लीपर सेल्स होंगे, जब तक भारत के अंदर OGWs होंगे, जब तक भारत के अंदर PFI जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ये होएगा। और एक तरीके से जनरल नैरेटिव जो हम देखते हैं और जो मुशर्रफ बार बार कहते थे कि हम भारत के साथ जंग नहीं जीत सकते, पर हमारे जो मुसलमान हैं भारत के अंदर, वो हमारा ताकत है, हथियार है। सो इमेजिन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और बोल रहा है अब हिंदुस्तान का मुसलमान उसकी ताकत है। अब वो क्या कर रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक तरह से एम्बैरस कर रहा है, एक तरह से उनको मतलब ना जीने दे रहा है अच्छी तरीके से, और उनकी सांस रोकने की कोशिश। और वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी नहीं है ना, वो मुसलमान है। हाँ। दैट इज दी क्रक्स। एंड समवेयर ऐसे भी लगता है कि मजहब जो है शुड नॉट बी एन इम्पोर्टेंट। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, अगर मेरे से कोई बोले उपनिषद या कोई मेरे से बोले गीता, मैं इसको बोले, अगर सपोजिंग मेरे को आज कोई कहे कि मैं हिंदू मुसलमान बोल, हनुमान चालीसा बोल, और मैं नहीं बोल पाया तो गया ना, ऐसे नहीं होता है। सो फ्रॉम देम एवरीबॉडी, मुस्लिम इज अ मुस्लिम फर्स्ट एंड देन ही इज व्हाटएवर ही इज। अनलाइक हम लोग जो हैं, we are not bothered, we are very accommodative, very nice people, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। This is what the rift has come about. जैसे वो कोई, मैं देख रहा था YouTube में, that girl who came, what is that female who came and married somebody in Noida, that सीमा है। हाँ बिल्कुल, कि मैं को अगर वापस मैं तो कूद जाऊंगी और बढ़ जाऊंगी and all that kind of nonsense, because they realize that the standard of living, the freedom, the ability to speech, opportunities भारत में ज्यादा है बनिस्बत उधर, लेकिन उसके पास नहीं है तो वो उकसा रहा है, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को उकसा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया मौका मिला है भारत में, सब हम लोगों ने मिल करके इकट्ठा रहना चाहिए और बोलना चाहिए पाकिस्तान को, हम मुसलमान होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, भारत के नागरिक हैं। हम अपनी जो भी अनबन होगी हम खुद संभाल लेंगे, हमारे को आपसे कोई लेना देना। इफ टुडे दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान को जवाब देना, जो पाकिस्तान सोचता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों इट इज हिज वेपन, ही इज रॉन्ग, ही शुड बी प्रूव रॉन्ग, चाहे वो कश्मीर में है और वेदर इज इन दिल्ली और इज एनीवेयर इन इंडिया, ही शुड वेरी से कि बात नहीं करना, हम हिंदुस्तानी हैं, तुम मुसलमान। आप बताओ कहाँ मुसलमान लड़ नहीं रहा है? अफगानिस्तान में लड़ रहा है वो पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी जो है वो बलूची के साथ लड़ रहा है, पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा में पठानों के साथ लड़ रहा है, तो मुसलमान से ही लड़ रहे हैं ना। तो हमें मत लड़ाओ, आप अपने आप लड़ते रहो, हम सब एक हैं। कौन सा आम आदमी को क्या लेना देना किसी से, वो बेचारा अपना रोजी रोटी से बिजी है, वो बेचारा बड़ा खुश है, छोटा मोटा काम करता है, खुश रहता है, मस्त है। पर ये जो है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सियासी तौर पर रोटी नहीं सेकने से। मजहब पर्सनल है, इस कमरे के अंदर, बाहर नहीं, और मेरे दिमाग के अंदर बस। और ऐसा कोई मजहब नहीं है जो दुश्मनी सिखाता है, जो प्यार नहीं करना सिखाता है। हर मजहब प्यार, भाईचारा, सब मजहब, वो मजहब हो ही नहीं सकता जो दुश्मनी और मारकाट करे, हो ही नहीं सकता। दैट इज अ कल्ट, दैट इज नॉट मजहब, दैट्स अ कल्ट। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, और ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, कि जैसा आपने देखा है इतने साल तक, आपको क्या लगता है कि क्या हम वहां खड़े हैं कि जहां युद्ध हो सकता है? देखिए, युद्ध एक बहुत भयानक बड़ा वर्ड है, मतलब they say the supreme art of war is to subdue the enemy without a fight. That is the supreme art. अब मैं 1977 में जब फौज में था और मैं श्रीनगर में इधर उधर जाता था, तब भी मेरे को लोग बोलते थे आप हिंदुस्तान से आए, तो मैं तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट था, मुझे गुस्सा आता था, आप कहाँ से आए भाई, हद हो गई, ऐसे क्यों पूछते तू हिंदुस्तान से? और ये जो जहन में उनके बैठा था, जो आपने पूछा, अब वो जहन से लोगों के हटेगा।
एकदम मैं पूरा कहूँ नहीं कि हटा है, आहिस्ता तो 3-4 साल में नहीं हटेगा, 3-4 साल वक्त लगेगा, वी शुड गिव दैट टाइम ऑल्सो वॉट एवर इट इज। तो ये जो भावना दिमाग में कि आप हिंदुस्तान से आए, तो आप उससे पूछो आप कहाँ से, नहीं जी हम तो कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तानी नहीं बोलते। आज भी कोई कश्मीरी आपको नहीं बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अनलेस बोलेगा या तो फिर वो अंदरूनी होएगा, वो OGW है, स्लीपर सेल वो है। बिल्कुल एंटी नेशनल, वो स्लीपर सेल है, वो तो उसको वो मरना ही काबिल है। एंड वी ऑलवेज से अ डेड मिलिटेंट इज अ गुड मिलिटेंट बोलते थे उस वक्त, नाउ आई विल से अ डेड टेररिस्ट इज अ गुड टेररिस्ट, ये नॉर्मल है। तो देयरफॉर आई विल से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो ये आतंक खत्म होएगा तो फायदा है। अगर आतंक खत्म नहीं हुआ और लड़ाई भी और होगी। लड़ाई भी होएगी तो फिर क्या फायदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही इट इज द राइट वर्ड टू यूज, इट इज इकोनॉमिकली शैटर्ड। आई डोंट वांट टू आर्थिक यूज रूप द से बैड तो वर्ड, बट इट इज इकोनॉमिकली शैटर्ड, एब्सोल्युटली। इट इज आइसोलेटेड। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, अभी बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। चीन सबसे बड़ा मुद्दा है, चीन। चीन के साथ पाकिस्तान कहता है हमारी दोस्ती तो हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से भी मीठी। तो चीन क्या कर रहा है, चीन उकसा रहा है पाकिस्तान को। उकसा इसलिए रहा है कि उसको लगता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है आज 5वें पायदान पर खड़े हैं, ये तीसरे पायदान पर आएंगे। अगर ये तीसरे पायदान पे आ गए तो झटका किसको लगेगा, चीन को लगेगा। अभी झटका चीन को कौन मार रहा है, अमेरिका। तो वहां से इंडस्ट्रीज उठ करके या तो वियतनाम में जाएंगी या हिंदुस्तान में आएंगी। तो चीन नहीं चाहता है, चीन पूरे विश्व भर में जो, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट है, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, आप तब पैसा लगाएंगे हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान में शांति होगी। तो वो शांति नहीं चाहता है कि बाहर वाले FDI जो है वो नहीं आए, इसलिए चीन और पाकिस्तान क्योंकि बचपन से दुश्मनी है, तो उस दुश्मनी का फायदा पाकिस्तान और इंडिया के दुश्मनी का फायदा चीन उठा रहा है और चीन पाकिस्तान को उकसा रहा है। और पाकिस्तान ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, हेट इंडिया कैंपेन, फौज पाकिस्तानी फौज के हाथ में, ये मुश्किल है। तो इसको जब तक पाकिस्तान को अगर हम घुटने टिकवा सकते हैं और यकीन कर सकते हैं कि इसके बाद आतंक नहीं होगा, और ये बेचारे 26 जो मारे गए और इस तरीके की सोच रखेंगे, तो पाकिस्तान को सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, चाहे आप पानी, चाहे साइबर हो, मतलब चाहे स्पेस हो, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक, युद्ध को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। आई एम श्योर द गवर्नमेंट हैज गॉट ऑल द ऑप्शन, दे विल यूज द बेस्ट, बिकॉज अपनी सरकार जो है हमेशा अपने सबके हित में ही बात करेगी और अपने हित में ही काम करेगी। कोई भी सरकार, वो पाकिस्तान की सरकार है जो पाकिस्तान को डुबो देगी। आज पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट क्या होगा नॉर्मल, आप बता दो। हिंदुस्तान में तो 100 भी नहीं है, पाकिस्तान में कितना होएगा, 250 रुपए लीटर। 250 रुपए लीटर पेट्रोल है आज की तारीख में पाकिस्तान में। इमेजिन, अगर पाकिस्तान लड़ाई करने की सोचेगा वो तो 600-1000 रुपए में जाएगा। हमारा भी 100 के नीचे है, तो हो सकता है हमें भी 150 देना पड़े। तो सब पे आर्थिक रूप से बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन पैसा ही नहीं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, दे हैव जस्ट $2 बिलियन, $2 अरब है उनके पास, तो दे हैव नो मनी, दे कैन नॉट कम्पीट विथ इंडिया। बट व्हेन वी सी एंड लुक एट इट, वो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो पाकिस्तान है। थैंक यू संजय जी, आपने समय दिया हमें। तो हमने ये कोशिश की कि आपको ये समझाएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज जो ये तनाव है ये कहाँ तक पहुंचा है, और इसलिए मैंने संजय जी को बुलाया था और बहुत कम समय पे आए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।